हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 के बचे हुए साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला दिया है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है और प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। सो गाइज, हम सबसे पहले जान लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है। जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे ही हम कहते हैं समतल दर्पण। सो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। तो समतल दर्पण की जो मेन होता है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, ये बात बिल्कुल सही गई है। लेकिन इसमें सेकंड बोला है प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जबकि जो समतल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब आभासी होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा गलत हो गया। ठीक है, पहला है प्रतिबिंब सीधा होता है, ये बात सही है। थर्ड दिया है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यह बात भी सही है। और फोर्थ दिया गया है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सी डी जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, उससे पहले देख लीजिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। समतल दर्पण से बनी गई प्रतिबिंब सीधी और आभासी होती हैं। प्रतिबिंब की स्थिति केवल वस्तु और दर्पण पर ही निर्भर करती है, ना कि देखने वाले की स्थिति पर। थर्ड पॉइंट है, वस्तु का जो भाग जितना आगे होता है उसका उतना ही प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। सो गाइज, इसका हमने एक क्वेश्चन पिछले पार्ट में किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर दिया गया संदर्भ में सही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया है विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। सेकंड दिया है विज्ञान हमेशा अस्थायी है। थर्ड दिया है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। सो गाइस, हमें सबसे पहले जान लेना है कि जो विज्ञान इसमें बोलिए विज्ञान की प्रकृति की बात, इसमें नहीं की बात की गई है। तो विज्ञान सीखने का अंतःविषयक है, तो हम जानते हैं विज्ञान के अंदर क्या क्या आते हैं। फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और बायो भी आता है। ठीक है, बायो में क्या क्या होती हैं, बॉटनी भी होता है, जियोलॉजी भी होता है। तो अंतःविषयक क्षेत्र तो ये बिल्कुल है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं की बात की गई है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात गलत हो गई क्योंकि नहीं के संदर्भ में पूछा गया है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ाता है, यह बात बिल्कुल गलत हो गई। बल्कि विज्ञान क्या होता है, फैक्ट्स बताता है। ठीक है, तो ये बात क्या है, गलत कही गई है कि विज्ञान संदेहवाद को बढ़ाता है, परंतु नहीं कहा गया है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और फोर्थ दिया है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, ये बात भी क्या है, सही है, लेकिन इस संदर्भ में गलत है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। मतलब एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 में बच्चे को सेंटर में रखने की बात की गई है। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ है। तो यहाँ शिक्षक की बात हो गई, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। सेकेंड दिया बच्चे के प्रतिनिष्ठ, यहाँ पर बच्चे की बात की गई है, ये सही हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड है विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ। तो विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ, ये बात भी गलत हो गई। और फोर्थ दिया है कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, तो यह बात भी गलत हो गई। जबकि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बच्चे के प्रतिनिष्ठ वाली बात बिल्कुल सही रहेगी। 78 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है संज्ञानात्मक, सेकंड ऑप्शन दिया है ऐतिहासिक, थर्ड ऑप्शन दिया है पर्यावरण संबंधी और फोर्थ ऑप्शन दिया है प्रक्रियात्मक। तो गाइस, हम समझ लेते हैं कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या में क्रियाकलाप और प्रयोगों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्रियाकलाप और प्रयोगों की बात की गई है। तो हम जानते हैं जो क्रियाकलाप और प्रयोग होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, मतलब प्रक्रिया के ओरिएंटेड होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ है बिल्कुल ठीक। ठीक है, ना तो ये संज्ञानात्मक के अंडर में होते हैं, ना ही ऐतिहासिक और ना ही पर्यावरण संबंधी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल ठीक होगा, प्रोसेस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80 है, अणु कक्षा 8 के
बच्चों के को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। अनु जो है एक टीचर है क्लास 8th की, वो बच्चों को क्या लेके जाती है, शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाती है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है कि अनु किस लिए लेके जा रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है। सेकंड दिया है कि यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। थर्ड दिया है, यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। ठीक है। बाकी ऑप्शन अगर आप देखिए तो यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड दिया, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, अगर वो बच्चा सामने से किसी अनुभव को देखेगा तो उससे क्या होगा, उसके कौशलों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, वो और अच्छे से समझ पाएगा। थर्ड ऑप्शन है, यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन दिया, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, मतलब बच्चा जो रोज डेली पढ़ रहा था उसकी एक लय को तोड़ दिया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि शैक्षिक भ्रमण से क्या होगा, बच्चों के मध्य बहुत सारी क्रिएटिविटी जागृत हो सकती है। ठीक है, तो हमारा ABC जो दिया है वो दिया हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हमारा 80 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो हमें क्या करना है, उद्देश्य नहीं है पर ध्यान देना है। पहला ऑप्शन ये, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हम उसकी जिज्ञासा को पोषण करेंगे। सेकंड दे रखा है, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, यह बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, यह बात भी बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं पर बल देना। तो अगर आप ध्यान दें तो फोर्थ ऑप्शन में दिया है पाठ्य पुस्तक की व परिभाषाओं पर बल देना, मतलब बात की गई है यहाँ रटने की। ठीक है, कभी भी हम रटने की बात की जाएगी, रोड लर्निंग की बात की जाएगी, वो हमेशा गलत होगा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। पहला ऑप्शन दिया है, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। ठीक है, अगर हम सिर्फ बच्चे को कहेंगे कि आप पाठ्यपुस्तक पढ़ो तो क्या बच्चे की उससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ सकती है? नहीं, सिर्फ पाठ्यपुस्तक से तो नहीं बढ़ सकती। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। अगर हम बच्चे से कहें जो पाठ्यपुस्तक के अंत में दिया गया है उसको पढ़ ले, उससे उसके अधिगम का विस्तार हो सकता है, तो यह ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया है, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना। बिल्कुल, अगर हम बच्चे से 2 या 4 लोगों का ग्रुप बनाएं और बच्चों से आपस में चर्चा करने के लिए कहें, उसके बाद हम पूरी होल क्लास है जो 70 या 80 बच्चों के बीच में, उसके बाद हम बच्चे से कहें कि आप यहाँ आकर अपनी विचारों को प्रस्तुत करें, तो इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिल सकता है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन करना। तो अगर सिर्फ शिक्षक किसी प्रयोग को करेगा, यहाँ पर बच्चा इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इससे भी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं मिल सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें हमें बताना है जो ये प्रदर्शन दिया गया है ये किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया को बतला रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं, हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी हुई है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया है सृजन करना, तो यहाँ पर प्रदर्शन का मतलब सृजन करने के ऊपर भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन दिया है विश्लेषण करना, मतलब एनालाइज करना, तो यह भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है अप्लाई करना, मतलब अनुप्रयोग करना। ठीक है, यहाँ पर प्रयोग द्वारा ही क्या हो रहा है, भोजन में स्टार्च के रासायनिक परीक्षण से ही बच्चों के प्रदर्शन करके उसके अनुप्रयोग की क्रिया को संदर्भित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अप्लाई वाली बात है ये बिल्कुल सही है, तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात भी बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उससे पहले आप देख लीजिए, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे पहले क्या आता है, ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद आती है समझ और बूझ, उसके बाद आता है अनुप्रयोग कैसे करते हैं, उसके बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद हम उसका संश्लेषण करते हैं और आखिरी में हम उस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। तो ये आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी
बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ब्लूम टेक्सानॉमी। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। तो यहाँ पर नहीं की बात की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान क्लब की स्थापना, इससे भी क्या होगी, अधिगम जो है वो सक्रिय रूप से होगा। सेकंड ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, इससे भी बच्चे की क्या होगी, क्रिएटिविटी जागृत होगी अगर वो क्षेत्र भ्रमण करेगा, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है विज्ञान का कोना बनाना, उससे भी क्या होगा, बच्चे का सक्रिय अधिगम होगा। तो ये जो तीनों बातें की गई हैं इससे बच्चे का सक्रिय अधिगम होगा। परंतु जो बात की गई है कक्षा में व्याख्यान सुनाना, अगर हम बच्चे को सिर्फ कक्षा में व्याख्यान सुनाएंगे तो वो बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ लेक्चर देते रहने से बच्चे को बोरियत स्टार्ट हो जाती है और वो सक्रिय अधिगम नहीं कर सकता, ठीक है। वो अपने अधिगम में सक्रिय ही नहीं होगा। तो 84 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा कि सक्रिय अधिगम का प्रावधान कक्षा में व्याख्यान सुनाने से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, जब हम किसी भी नए टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो हम उसे कॉन्सेप्ट को रिलेट कर करके पढ़ाएं अगर, ठीक है, तो वो हो गया कॉन्सेप्ट मैप। सेकंड दिया है वर्णन अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। थर्ड दिया है पोर्टफोलियो और फोर्थ दिया है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो हम जान लेते हैं सत्र अंत मतलब है जो हम लास्ट में समेटिव टेस्ट लेते हैं उसकी बात हो गई है, ठीक है। समेटिव टेस्ट लिया जाएगा तो हम सीधे हमने टेस्ट ले लिया, अब हम बच्चे की कमी का क्या पता लगाया जा सकता है और कैसे उसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जहाँ जहाँ दिया है वो तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिया है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे भी डी दिया है और यहाँ पे भी डी दिया है लास्ट में, लेकिन ए बी सी जो है उसमें नहीं दिया गया है। देख लेते हैं, सी दिया है पोर्टफोलियो, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है पोर्टफोलियो की। बी दिया है वर्णन अभिलेख मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो इसको समझ लेते हैं यहाँ से। कॉन्सेप्ट मैप इज अ graphical representation of interconnected concept to explain an idea or a field of knowledge। किसी भी एक टॉपिक को समझाने के लिए जब हम इंटरकनेक्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है कॉन्सेप्ट मैप। सेकेंड दिया है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव नरेटिव रिकॉर्डेड आफ्टर अ स्पेसिफिक बिहेवियर और इंट्रैक्शन अकर्स, ठीक है। तो एक इसमें भी क्या होता है, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव नरेटिव दिया जाता है। थर्ड है पोर्टफोलियो, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ एकेडमिक वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल एविडेंस असेंबल्ड, ठीक है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो। तो हम समझ गए हैं इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ए बी सी वो बिल्कुल सही है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, मतलब हम अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। पहला है मौखिक परीक्षण, सेकंड दिया है लिखित परीक्षण, थर्ड दिया है कागज पेंसिल परीक्षण और फोर्थ दिया है एनेक्डोटल रिकॉर्ड मतलब वर्णन अभिलेख, ठीक है। इसमें बात की गई है अवलोकन आधारित है, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है अवलोकन आधारित है। तो हम अगर ध्यान से देखें मौखिक परीक्षण जो होता है उसमें भी हम अवलोकन नहीं करते हैं, ठीक है, अवलोकन नहीं करते हैं, ये बात गलत है। लिखित परीक्षण में भी हम अवलोकन नहीं करते हैं किसी का, और कागज पेंसिल परीक्षण में तो हम नहीं करते हैं। और लास्ट दिया है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें क्या हो, इसमें एक बहुत डिटेल्ड में हम एक स्पेसिफिक बिहेवियर या फिर स्पेसिफिक बिहेवियर या फिर किसी चीज़ के ऊपर लिखते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा क्लास में, हम कह रहे हैं एक बच्चा बहुत ईमानदार है, ठीक है, किसी की कोई चीज़ें चोरी नहीं करता है, अगर उसे कुछ मिल भी जाए तो वो उसको वापस कर देता है, तो ये हो गया उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। किसी स्पेशल बच्चे, हर बच्चे के बारे में कुछ अलग चीज़ लिखी होगी, ठीक है, कि तो ये हो गया वर्णन अभिलेख। तो ये क्या होता है, अवलोकन पर आधारित है। हम अवलोकन करेंगे, हम उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि उस बच्चे की क्वालिटी क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87 है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, सेकंड है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, सी है ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, फोर्थ ऑप्शन दिया है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सीटेट था, इसमें सीटेट 2019 में इसका आंसर आयोग ने भी गलत दिया था, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि
इसका जो मार्क्स था वो सभी को मिल गया था। फिर पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो बकरियां होती हैं उन्हीं के ऊन बालों से पश्मीना शॉल बनती है। सेकेंड ऑप्शन दिया अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, थर्ड दिया है ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में प्रयोग होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऊंट की ही ऊन से कारपेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ दिया है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा ए और सी जो दिया है वो बिल्कुल सही है, जो दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 87 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88 है नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। मतलब ये उसकी क्वालिटीज़ दी है, फिर हमें बताना है कि कौन सा वो जंतु है। पहला दिया है लंबा, उसका मेरुदंड होता है। ठीक है, सेकंड दिया है बहुत सी मांसपेशियां होती हैं। सी दिया है वो आगे को धकेलने के लिए शरीर उनके वलियों से में मुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम देखें कई लोगों को लगेगा सांप के पास उसका मेरुदंड होता ही नहीं है। ठीक है, जबकि इसका जो ऑप्शन है वो सांप ही है, सर्प ही है। ठीक है, जो सांप होता है, सांप क्या होता है, सांप के पास पैर तो होते नहीं है अपने, तो जब उनके पास पैर नहीं होते हैं और इनका शरीर क्या होता है बहुत ज़्यादा लचीला होता है, और इनका शरीर लचीला होता है और जो इनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, जिससे वो अपने शरीर को आगे को धकेल सकती हैं। तो इसका सही आंसर है सर्प। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89 है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो अगर हमें पता है जो फुफ्फुस धमनी होती है वो क्या कहलाती है, वो इस चीज़ का अपवाद है, क्योंकि CO2 युक्त रक्त को वो हृदय से फेफड़ों में ऑक्सीजनित होने के लिए वो लेके जाती हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखे जाए सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, ये बात भी सही है। धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं और धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं, ये बात भी सही है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे सही हैं, पर जो सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं ये बात गलत है। ठीक है, सभी नहीं लेके जाती हैं, क्योंकि उसमें फुफ्फुस धमनी होती है वो नहीं लेके जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है। सो गाइस ये आज का लास्ट क्वेश्चन ज़रूर है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला ऑप्शन देखे जाए तो एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में होता है, लैक्टिक अम्ल किस में होता है, ऑक्सैलिक अम्ल किस में होता है और एस्कॉर्बिक अम्ल किस में होता है। तो हम याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल हम जानते हैं, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो होता है दही में। ठीक है, लैक्टोबैसिलिस जो बैक्टीरिया होता है उससे वो मिलता है। तो पहला तो बी जो हो गया वो मिलेगा इससे। ठीक है, तो हम अगर ध्यान से देखें बी में अगर फर्स्ट, तो अगर हम ऑप्शन नंबर थर्ड देखें बी का फर्स्ट सिर्फ इसी में दे रखा है और कहीं नहीं दिया है। तो हम बाकी भी देख लेते हैं। जो एसिटिक एसिड होती है वो मिलती है हमें सिरके से। ठीक है, ये हो गया। थर्ड दिया है ऑक्सैलिक एसिड मिलती है पालक से, और एस्कॉर्बिक एसिड मिलती है जो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ए का जो होगा वो होगा फोर्थ, बी का होगा फर्स्ट, सी का होगा सेकंड और डी का होगा थर्ड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।